हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज मैं आप लोगों को डीएवी के क्लास 6 का एसएसटी चैप्टर नंबर 16 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ये चैप्टर आपको पूरे से अच्छे से समझ में आएगा तो आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसे भी आप अपने आप लिख पाएंगे और उसका आंसर दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और उससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। द गुप्त एम्पायर। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त एम्पायर के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कुषाण रूलर्स के बारे में। यू हैव रीड इन अर्लियर चैप्टर अबाउट कुषाण रूलर्स। देयर लास्ट पावरफुल रूलर वाज वासुदेव। देयर आफ्टर देयर वाज नो लार्ज एम्पायर इन इंडिया फॉर ए few centuries. The next large empire was the Gupta Empire. It was established by Srigupta in 275 CE. He was succeeded by his son Ghatotkacha Gupta. He ruled from 280 CE to 390 CE. However, not much is known about these two rulers. तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि कुषाण रूलर्स के बारे में पढ़ा था, तो उससे पहले जो था मौर्य साम्राज्य था, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। तो जब उसका पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया, तो वहाँ पर शासन जो है वो शुंग ने स्थापित कर लिया था। और उसके बाद इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग शासक आते गए और बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी हुए और वे यहाँ पर आकर के शासक बन गए। जैसे कि सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, फिर शक, पार्थियन और फिर कुषाण आए। तो कुषाणों में जो सबसे पावरफुल रूलर था, सबसे लास्ट वाला, वो था वासुदेव। तो वासुदेव जो राष्ट्र रूलर था, उसके बाद जो इंडिया था का जो ये बहुत बड़ा एम्पायर था, वो कई सेंचुरीज तक जो है ये छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड रहा। यानी कि कोई एक संगठित रूप से एक बड़े राजा के अधीन साम्राज्य नहीं था, जैसा कि मौर्य काल में था। जो नेक्स्ट लार्ज एम्पायर आया वो था फिर कौन सा? गुप्त एम्पायर था। यानी कि मौर्य एम्पायर के बाद जो इंडिया था वो छोटे छोटे पार्ट्स में कई सारे राजाओं के अधीन रहा और उसके बाद जो बड़ा एम्पायर आया, लार्ज एम्पायर, वो था गुप्त एम्पायर। गुप्त एम्पायर जो है वो श्रीगुप्त के द्वारा 275 CE में इस्टेब्लिश किया गया था और उसके बाद वहाँ का शासक घटोत्कच गुप्त बना था, जो कि 280 CE से 319 CE तक रहा था। तो इन दो राजाओं के बारे में, जो श्रीगुप्त है और घटोत्कच है, इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि इनके काल के बारे में हमें ज़्यादा कुछ सोर्सेज नहीं मिल पाए हैं। तो उसके बाद इन दो रूलर्स के बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हुए थे वे कौन कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। ही सक्सीडेड हिज फादर घटोत्कच इन द ईयर 319 CE and ruled up of to 335 CE। उसने उनके जो पिता थे घटोत्कच, उसके बाद ये राजा बने चंद्रगुप्त फर्स्ट और उन्होंने 319 CE से लेकर के 335 CE तक शासन किया। ही वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और ये इस डायनेस्टी के, गुप्त डायनेस्टी के पहले इम्पॉर्टेंट रूलर थे। It was during this period that the Gupta Empire expanded and their authority was established over almost the whole of North India. He assumed the title of महाराजा धीराज। तो जैसा कि इनके टाइम में गुप्त एम्पायर जो है वो लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में स्थापित हो चुका था, लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पर इनका कब्जा हो चुका था। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है सो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, क्योंकि इनका पूरा नॉर्थ इंडिया में इनका जो साम्राज्य था वो काफ़ी एक्सपेंड हो चुका था, तो उन्होंने एक उपाधि धारण की, टाइटल धारण किया अपने नाम के आगे, महाराजा धीराज की। जैसे कि हमें पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि विक्रमादित्य जैसी उपाधियाँ भी बहुत से राजाओं ने जो है वो धारण की थी। तो उसी तरह चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज टाइटल जो है वो एज्यूम किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट पावरफुल रूलर था वो था समुद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था। देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो 3 मेन सोर्सों से मिलती है। और वे 3 मेन सोर्सेज क्या हैं? इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोकाज पिलर एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो अशोकाज के पिलर्स पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं उनसे पता चलता है। और सेकंड है एरन एडिक्ट, यानी कि एरन एडिक्ट जो है एरन में, उससे हमें पता चलता है। और थर्ड जो है कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त द्वारा जो कॉइन्स चलाए गए थे उससे भी हमें मिलता है, क्योंकि उसके टाइम में जो कॉइन्स मिले थे उसमें कईयों पर
समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो और कईयों पर उसके फ़ोटो भी बने हुए हैं, तो जिससे पता चलता है कि वो समुद्रगुप्त के टाइम के सिक्के थे। और समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का प्रेमी था, क्योंकि जब उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया तो इससे अंदाज़ा लगाया जा गया कि वो शायद उसे संगीत जो है, म्यूज़िक जो है वो बहुत पसंद था। समुद्रगुप्त was known for his long military campaign to north, east and south of India, which established his sovereignty but not his direct rule। तो समुद्रगुप्त ने लगभग जो उसकी सेना थी, सैन्य अभियान चलाए वो, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट और साउथ, इन जगहों पर, इन तीनों दिशाओं में उसने अपने सैन्य अभियान चलाए और उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है वो स्थापित किया था। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को वो डायरेक्ट रूल नहीं करता था, डायरेक्ट उस पर शासन नहीं करता था, बल्कि उसके लिए अलग अलग एरिया में अलग अलग ऑफिसर्स जो है सो उसने नियुक्त करके रखे हुए थे। ही इज़ आल्सो known as the Napoleon of India, but the Gupta Empire was not as large as that of Mauryas। We get a lot of information about Samudragupta from Prasasti by poet Harishen of his court। तो उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, किसे? समुद्रगुप्त को। ऐसे कि ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो है समुद्रगुप्त। गुप्त डायनेस्टी का रूलर था वो समुद्रगुप्त। तो नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन के बारे में भी आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि नेपोलियन जो था वो उस टाइम में जो है वो यूरोप का शासक था। और वो जहाँ भी उसने जो भी सैन्य अभियान चलाए, जहाँ भी आक्रमण किए, उस क्षेत्र को वो जीता, कभी भी वो हारा नहीं। जो भी युद्ध की उसने, जितने भी युद्ध लड़े, वह जीतता ही चला गया। तो उसी तरह इंडिया में भी समुद्रगुप्त जो था ऐसा ही शासक था, जिसने जितने भी युद्ध किए, जहाँ जहाँ भी उसने सैन्य अभियान चलाए, वो क्षेत्र वो जीतता ही चला गया था। लेकिन फिर भी जो गुप्त एम्पायर था वो इतना बड़ा नहीं था जितना कि मौर्य एम्पायर था। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक और भी जानकारी मिलने का एक सोर्स और है। उसके कोर्ट में, उसके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। तो हरिसेन ने उनके बारे में प्रशस्ति लिखी थी। प्रशस्ति पत्र उस समय लिखा जाता था, राजा लोग जो होते थे उनकी प्रशंसा में लिखा जाता था वो प्रशस्ति पत्र, यानी कि प्रशंसा पत्र होता था वो, जिसमें वो राजा के द्वारा किए गए विजय अभियान के बारे में प्रशंसा करते थे और लिखते थे कि राजाओं ने कहाँ कहाँ पे क्या विजय, कहाँ कहाँ के क्षेत्र जीते हैं, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ अपने शासनकाल में की, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों वगैरह की इसमें जो है वो प्रशंसा की जाती थी। तो उन्हीं के दरबार का ये कवि था हरिसेन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो वे थे हरिसेन, जिन्होंने जो प्रशस्ति लिखी उससे हमें उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। नेक्स्ट रूलर थे चंद्रगुप्त सेकंड। ही वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त एंड सक्सीडेड हिम इन 375 CE। अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर एट मेहरौली नियर कुतुब मीनार, ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। द इंस्क्रिप्शन आल्सो टेल्स अस अबाउट द विक्ट्री कैंपेन ऑफ चंद्रगुप्त। तो जो समुद्रगुप्त के बाद उनका जो बेटा था चंद्रगुप्त सेकंड, वो राजा बना 375 CE में। तो अकॉर्डिंग टू जो इंस्क्रिप्शन है, आयरन पिलर है एक मेहरौली में, जो कि कुतुब मीनार के नज़दीक में है। और कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली में कुतुब मीनार जो है उसी के नज़दीक एक जगह का नाम मेहरौली है, और वहाँ पर एक आयरन पिलर बना हुआ है। और उस पर कुछ वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल जो है वो एज्यूम किया था, धारण किया था। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये वाला जो है ये है वो आयरन पिलर, जो कि मेहरौली में, दिल्ली में है, कुतुब मीनार के नज़दीक में। और ये आयरन पिलर इतने हज़ारों वर्षों के बाद भी अभी भी इसमें जो है जंग नहीं लगा, जबकि इसमें कोई भी पेंट वगैरह नहीं किया गया है इसको जंग से बचाने के लिए। लेकिन उस समय का ये मतलब कि एक बहुत ही अद्भुत उपलब्धि थी, लोगों के द्वारा बनाई गई थी कि इसमें इसको किस क्वालिटी का बनाया गया था और किस तरीके से बनाया गया था इस आयरन पिलर को, कि बिल्कुल खुले में बारिश वगैरह में रहते हुए भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा, और ये अभी भी है। और इस इंस्क्रिप्शंस में हमें चंद्रगुप्त के जो विजय अभियान थे, कैंपेन्स थे, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त वाज नॉट ओनली ए ग्रेट वॉरियर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर बट आल्सो ए ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग।
तो चंद्रगुप्त एक खाली महान जो है सो विजेता और प्रशासक ही नहीं था, बल्कि वो क्या था, वह आर्ट और लर्निंग का संरक्षक भी था। ही हैड मैनी स्कॉलर्स, पोइट्स एंड आर्टिस्ट्स इन हिज कोर्ट, और उसके कोर्ट में, उसके दरबार में बहुत सारे स्कॉलर्स, पोइट्स और आर्टिस्ट रहते थे। द बेस्ट 9 वर नोन एज द नवरत्न, जैसे कि कालिदास वाज ए रिनोव्ड पोइट ऑफ हिज कोर्ट। तो जो बेस्ट 9 होते थे उन्हें नवरत्न कहा जाता था। जो इतने सारे होते थे, बहुत सारे स्कॉलर, पोइट्स और आर्टिस्ट, तो उनमें जो बेस्ट 9 होते थे सभी क्षेत्रों में मिला करके, ऐसा नहीं कि सिर्फ पोइट में बेस्ट 9 पोइट, आर्टिस्ट में बेस्ट 9 पोइट आर्टिस्ट, ऐसा नहीं था, बल्कि सब में मिला करके जो बेस्ट 9 होते थे उन्हें नवरत्न कहा जाता था। और उन्हीं नवरत्नों में से एक थे कालिदास। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कालिदास किसके दरबार में कवि थे, तो वो थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। तो अब इस टाइम का जो था, गुप्त डायनेस्टी में जो था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द किंग वाज ऑल पावरफुल बट ही एंजोर्ड द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, यानी कि राजा के पास तो सारी शक्तियाँ होती थी, लेकिन फिर भी वह लोगों की खुशी के लिए, उनके कल्याण का जो है वो ध्यान रखता था। ही हैड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसकी एक काउंसिल होती थी मिनिस्टर्स की, जैसे कि मंत्री, सचिव, संधि विग्रह, महासेनापति वगैरह वगैरह। और ही एडवाइज्ड एंड असिस्टेड हिम, वे लोग उसे, राजा को एडवाइस देते थे और उसकी सहायता करते थे, लेकिन जो राजा था वो इनकी एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य नहीं होता था कि उसको मानना ही मानना है, ऐसा नहीं। वो इनकी एडवाइस लेता था, लेकिन निर्णय वो अपने अनुसार ही करता था, उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं होता था। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस नोन एज भुक्तिज और देश। तो जो एम्पायर था, पूरा का पूरा एरिया था, जैसे कि अभी इंडिया है तो इंडिया का जो पूरा एरिया है तो डिवाइड है स्टेट्स में, तो उसी तरह जो ये पूरा एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइड था, और उन प्रोविंसेस को भुक्तिज कहा जाता था, यानी भुक्ति या फिर देश कहा जाता था। दे वर गवर्नड बाय उपारिक महाराजा और भोगपति, और वहाँ का शासन कौन संभालते थे, उपारिक महाराजा या फिर उसे भोगपति भी कहा जाता था। मोस्टली प्रिंसेस वर अपॉइंटेड ऑफ दिस पोस्ट्स, तो ज़्यादातर जो है ऐसी जगहों पर, इन पदों पर, जो कि उपारिक महाराजा या फिर भोगपति का पद था, इस पर राजकुमारों को ही अपॉइंट किया जाता था। समटाइम्स अदर कैपेबल एंड वाइज पर्सन्स वर आल्सो अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट, और कभी कभी जो है सो योग्य और बुद्धिमान लोगों को भी इन पोस्ट पर नियुक्त किया जाता था। द प्रोविंसेस भुक्तिज वर डिवाइडेड इंटू विषयज एंड देयर हेड वाज नोन एज विषयपति, और उसके बाद फिर इन जो प्रोविंसेस होते थे इनको फिर जो है डिवाइड, तो इनको फिर जो है वो डिवाइड किया जाता था विषय में। जैसे कि देखिए ये एम्पायर है, तो इसको डिवाइड किया गया प्रोविंसेस में, और इन प्रोविंसेस को फिर से डिवाइड किया गया विषय में। तो इन प्रोविंसेस का जो हेड होता था उसे भोगपति या फिर उपारिक महाराजा कहा जाता था, और जो ये विषय के जो हेड होते थे उसको विषयपति कहा जाता था। दे वर हेल्प्ड बाय ए 4-man नॉन गवर्नमेंटल कमेटी, और इन लोगों को 4 जो होते थे नॉन गवर्नमेंटल कमेटी जो होती थी 4 लोगों की, उनके द्वारा हेल्प किया जाता था। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर द विलेज हेडमैन ग्राम्यक, जो विलेज का, गांव का जो प्रशासन था वो विलेज के हेडमैन जो होता था, वहाँ का प्रमुख होता था, यानी कि ग्राम्यक, उसके द्वारा संभाला जाता था। द ग्राम पंचायत लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजर्स, और जो ग्राम पंचायत होते थे वे वहाँ के लोगों के, गांव के लोगों की ज़रूरतों की का वो देखते थे। द गुप्त रूलर्स had well organized armies with elephants, chariots, cavalry and foot soldiers. Besides this, they were military leader known as Samantaj who supplied troops to the kings wherever needed. गुप्त रूलर्स के पास जो था वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, जिसमें कि एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवलरी एंड और फुट सोल्जर्स ये सारे शामिल होते थे। लेकिन इसके बाद भी कुछ जो है मिलिट्री लीडर्स होते थे जिन्हें कि सामंत के नाम से जाना जाता था, वे भी जो है सो राजा को सैनिक सहायता करते थे। वो भी छोटी छोटी सेनाएं रखते थे और ज़रूरत के समय राजा को वो सहायता करते थे।
Now social condition. The people had a the people had a happy and peaceful family life. Joint family system was prevalent during this time. The condition of women was not so bad, but it became worse during the later periods. Child marriage had also started. Education was mostly limited to the upper class families. Celebration of festivals and animal fightings were the chief sources of entertainment. तो लोग इस समय जो थे वो काफ़ी खुश और शांतिपूर्वक जीवन था लोगों का, उनका लाइफ जो था, और जॉइंट फैमिली का सिस्टम उस समय चल रहा था। और वुमेन की कंडीशन भी जो थी वो काफ़ी मतलब कि पहले के टाइम से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो इस समय वुमेंस की जो कंडीशन थी वो उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन बाद के समय में इसी में गुप्त डायनेस्टी में शुरू में तो ठीक थी, लेकिन बाद में आगे चल कर के जो है इनकी कंडीशंस काफ़ी ख़राब होते चली गई। और बाद में जा कर के आगे चल कर के चाइल्ड मैरिज भी स्टार्ट हो गया। और जो एजुकेशन था वो अब सिर्फ अपर क्लास की फैमिलीज़ में ही लिमिटेड हो गया था। अब सभी क्लास के लोग जो हैं उनमें एजुकेशन नहीं रह गया था, सिर्फ अपर क्लास के जो लोग होते थे उन्हीं के परिवारों में एजुकेशन जो था वो लिमिटेड हो चुका था। और सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड एनिमल्स फाइटिंग वर द चीफ सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। और उस समय जो है एंटरटेनमेंट का जो मेन सोर्स होता था वो होता था फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन करना और एनिमल्स का फाइटिंग करना। ये जो होते थे उसमें एंटरटेनमेंट के मेन सोर्सेज होते थे। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। बाकी इसका इकोनॉमिक कंडीशन और आगे के और भी टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।